हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आपको पता है कि आज ही हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 8th की हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले हमारी 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये हम लास्ट चैप्टर आज करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वो दो तरीके से। पहला तो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और है कि आपको ये पता चलेगा कि जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं वो वहाँ तक चीज़ें कैसे पहुँची थी, कौन कौन से आंदोलन उसमें हुए थे, कौन कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर इन आंदोलनों में हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप पढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने बहुत ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी हमारे देश को आज़ाद करने में। तो ये सारा कुछ आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। और एक बात और है कि मंडे से हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैं हिस्ट्री के ही कराऊंगी कि जिस जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले हम उन सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ज्योग्राफी के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे और पॉलिटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे, और मैं आपको पेडागॉजी भी कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब कमिंग डेज में होने वाली हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए और डेफिनेटली इस बार आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा जनवरी में। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं, ये है भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, उसमें जितने भी प्रदर्शनकारी थे इनके ऊपर आंसू के गोले छोड़े थे पुलिस वालों ने। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनमें आपने क्या क्या पढ़ा है, जैसे कि अंग्रेज़ों का कब्जा, रियासतों का अधिग्रहण, नए कानून और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में किस तरीके के बदलाव आए थे, जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चेंजेस थे वो सब आपने पढ़ा है, महिलाओं की स्थिति से संबंधित आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जाति व्यवस्था किस तरीके की थी, किस तरीके से चुनौती दी गई, उच्च जाति निम्न जाति को कितना समझते थे, सामाजिक और धार्मिक सुधार क्या थे, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद की स्थिति क्या हो गई थी, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास किस तरीके से हुआ था, ये सारा आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। आज के चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि जो राष्ट्रवाद था उदय उसका किस तरीके से हुआ, किस तरीके कब लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, हम यहाँ के लोग हैं, ये हमारा घर है और लोगों ने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है, ये कब लोगों को लगने लगा और कब से ही उन्होंने धीरे धीरे करके ये आंदोलन शुरू करे, एक एक करके लोग सामने आए, लोगों ने जुड़ना शुरू करा और उनके खिलाफ लोगों ने एक तरीके से कार्रवाई करनी शुरू करी। अब जैसे ये तभी किया जा सकता है कि जब लोगों को ये समझ में आए कि ये देश क्या है और किसके लिए है। जब भारत का मतलब क्या होता है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हैं, चाहे वर्ग के हैं, चाहे रंग है, जाति, भाषा, जेंडर, किसी भी तरीके के वो लोग हैं, ये उनका घर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब तक ये नियंत्रण उनका ख़त्म नहीं होगा, यहाँ की जो भारत के लोग हैं वो भारतीय नहीं हो सकते, मतलब भारत उन लोगों का नहीं हो सकता क्योंकि अंग्रेज़ों ने कब्जा जमाया हुआ है। ठीक है, अब 1850 के बाद जो राजनीतिक संगठनों में ये साफ दिखाई देने लगी थी, 1870-1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर जो संगठनों की बागडोर थी वो वकील हो गए, अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर हो गए, इनके हाथों में थी। तो इन्होंने क्या किया, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनके प्रमुख संगठन बन गए थे। इस तरीके से इन्होंने बना दिए थे। अब सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोग, सब लोगों का या सबके लिए, ये मतलब होता है सार्वजनिक का। अब इनका क्या तरीका है, इनका ये था कि एक हम इस तरीके का लक्ष्य बनाएं, एक लक्ष्य स्थापित करें और जो संप्रभु हो, कि लोग संप्रभु हो। संप्रभु मतलब कि हम बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता अगर हमारे अंदर है तो वही तो स्वतंत्र हुआ। अब आप आज ही आप अगर मानने लगे कि आपके ऊपर कोई हर टाइम एक तरीके से पहरा दे रहा है या आपको उसी की मर्जी से सब कुछ करना है, तो आप खुद को कितना बंधा बंधा सा महसूस करेंगे। अपने घर में ही अगर
आपके ऊपर कोई इस तरीके से प्रेशर बना दे तो आपको कैसा लगे। तो वो तो पूरे देश का था, देश के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। अब ये क्या चाहते कि जो भारत की जनता है उसको अपने फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अब ये क्या हुआ, 1870 से 1880 का जो दशक था उसमें जो ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अंग्रेज थे इन्होंने कई तरीके के एक्ट पारित करे, जैसे कि 1857 में आर्म्स एक्ट पारित किया। ये आर्म्स एक्ट क्या था, इसके द्वारा क्या हुआ कि मतलब भारत के लोग अपने पास कोई हथियार ही नहीं रख सकते थे। ये एक इस तरीके का एक्ट था। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो जो ईयर्स आ रही हैं उनमें आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। जैसे कि 1878 में क्या आया था, आर्म्स एक्ट आया था, ठीक है, ऐसे आपने लिख लिया। और उसमें आपने ये लिख लिया कि हथियार नहीं रखने, जैसे कि आपने लिख लिया कि हथियार नहीं रखने। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट हो जाएगा कि भाई इस डेट पे ये हुआ था, इस डेट पे ये हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते चलिए। जैसे कि इसमें ये एक्ट में इन्होंने पारित किया कि भाई कोई भी भारतीय किसी तरीके का भी वो हथियार नहीं रखेगा और अगर रखा तो उसे छीन लिया जाएगा। दूसरा एक और एक्ट इन्होंने पारित किया, इसी साल में एक और एक्ट आया, उसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये क्या एक्ट था, इसमें जितने भी जो भी लोग सरकार की आलोचना करेंगे या ब्रिटिश सरकार के बारे में कुछ भी गलत छापेंगे, उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा, ये सारी उसकी जो संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये एक्ट इस तरीके का बनाया था। कौन सा एक्ट था वो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। अब एक और चीज़ इसमें आई थी, 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस लिया तो भारतीयों में इस बात से काफ़ी विद्रोह हुआ था और इस टाइम पे पता चला था कि भारत में अंग्रेज़ों का क्या रवैया है, ठीक है। अब जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको लगा कि भाई यहाँ पर भी एक तरीके की भारतीय संगठन की ज़रूरत है, हमारी भी एक तरीके से कहते हैं ना जैसे कि एक पार्टी बननी चाहिए। जैसे कि आज भारत में इतनी सारी पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी हो गई और समाजवादी पार्टी हो गई, ये सारी चीज़ें पार्टी बनी है। तो उस टाइम पे जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनको ये ज़रूरत महसूस हुई। कब, 1880 में, ठीक है। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो इन्होंने क्या किया कि हमारी एक पार्टी होनी चाहिए, हमारी भी एक सभा होनी चाहिए। तो 72 लोग थे जिसमें इन्होंने पार्ट किया, उन्होंने एक कांग्रेस की स्थापना करी। और इसमें कौन कौन जो मेन नेता थे वो दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और MS सुब्रमण्यम अय्यर। ये और भी बहुत सारे लोग थे। वो कहाँ के थे, मेनली वो बम्बई के थे और कलकत्ता के लोग थे जिन्होंने मिलकर ये कांग्रेस की स्थापना करी थी। अब जो नौरोजी भाई जी, उन्होंने वो एक प्रचारक थे। प्रचारक कौन होता है, जो कि मतलब एक तरीके से प्रेस में होता है ना, टीवी प्रेस मीडिया इन सब में, उसको हम प्रचारक कहते हैं। वो लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए वो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। इन्होंने क्या किया था, इन्हें जितने भी युवा लोग थे इन्होंने उनका वो मार्गदर्शन किया था कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। और इन्होंने क्या किया था, जितने भी भारतीय थे जो अलग अलग थे उनको एकजुट करने में भी काफ़ी हेल्प मिली थी। ये थे दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पर उभरता हुआ राष्ट्र, अगर हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं तो किस तरीके से वो उभर रहा था, यहाँ पर अब हम वो जानेंगे। जैसे कि 20 साल पहले सालों में कांग्रेस ने उद्देश्य और तरीके के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। इसके दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह देने के लिए आवाज़ उठाई थी। इन्होंने क्या कहा था कि भाई ये हमने पार्टी बना दी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार में जुड़ने का मौका दिया जाए, इनका मानना ये था, ठीक है। इन्होंने आग्रह भी किया था कि जितने भी विधान परिषद है उनमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, ठीक है। कांग्रेस ये चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी उच्च पद दिए जाए। अभी तक क्या होता था, जितने भी उच्च पद थे उन पे सारे अंग्रेजी थे, वो ही शासन करते थे। अब इनका क्या मानना था, इन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी ऊंचे पद हैं उनके ऊपर भारतीयों को भी आने का मौका दिया जाए, ठीक है। लेकिन
लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या किया, इस काम के लिए उन्होंने ये मांग रखी कि भाई अगर आपको करना है तो आप उसके लिए एक परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम उसको एंट्रेंस एग्जाम देते हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई उच्च पद पर आने के लिए आपको नहीं लगता कि वो उस काबिल है, तो आप एग्जाम रख सकते हैं। एग्जाम को क्लियर करने के बाद वो बंदा वहां पर ऊंचे पद पर आ सकता है। ठीक है, अब आंदोलन का एक हिस्सा थी क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था, ज्यादातर लोग अंग्रेजी ही थे उस टाइम पर। अब यहाँ अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलने लगे थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी पद नहीं दिए जा सकते। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें थी कि वो क्यों नहीं देना चाहते थे जिम्मेदारी भरे पद, क्योंकि जो उनकी एक तरीके से जो वेतन था वो क्या करते थे, अपने वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा वो ब्रिटेन को भेज देते थे। और अब उनको ये लगने लगा था कि अगर इतने सारे उच्च पदों पर भारतीय आ जाएंगे तो जो उनकी इनकम है वो कम हो जाएगी। अगर उनकी इनकम कम हो जाएगी तो यहाँ की जितनी भी संपत्ति है वो यहीं पे रुक जाएगी। तो ये एक बड़ा पॉइंट था उनके लिए। और ये क्या चाहते थे, इन्होंने क्या मांग रखी थी कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग की जाए। और इन्होंने जो एक्ट बनाया था आर्म्स एक्ट, उसको भी निरस्त कर दिया जाए। इन्होंने जैसे किया था ना, आर्म्स एक्ट में इन्होंने क्या बताया था कि जो कोई भी अगर आपत्तिजनक कोई भी शब्द बोलता है या सरकार के खिलाफ कोई भी गलत बोलता है, जो प्रिंटिंग प्रेस होगी उसको ही ये जब्त कर लेंगे, उसको बंद कर देंगे। तो ये एक्ट इन्होंने बनाया था। इन्होंने कहा था, इनकी मांग थी कि भाई इस एक्ट को भी निरस्त कर दिया जाए और हमें स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए एक तरीके से स्वतंत्रता दी जाए। इन्होंने कांग्रेस ने क्या किया, इन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहा है, आपने जो लगान है, जो कर है वो इतना ज़्यादा लगाया हुआ है कि लोग उसको दे ही नहीं पा रहे हैं। अनाजों की भी भारी जो निर्यात तुमने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि जो यहाँ की ज़रूरत है वो ही पूरी नहीं हो रही है। तो लगान को कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए जो अनुदान है उसको दिया जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित करे। मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो उन्होंने पेश करे कि भाई आप अब ये चीजें सब हटाइए। अब इससे क्या पता चलता है कि जितने भी पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों, उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी। मतलब ये बहुत सारी चीजें थी कांग्रेस की भी जो उसमें नहीं पॉइंट में आ रहे थे। अब ये जो मध्यवर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने न्यूज़पेपर्स निकाले, लेख लिखने शुरू करे और मतलब बहुत सारी चीजें जितने की ये सारी चीजें जनता तक पहुंच सके, जनता तक पता चल सके कि भाई आगे आपको किस तरीके से काम करनी है। जैसे कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा था। अब जैसे जैसे ब्रिटिश का शासन, इन अंग्रेजों का शासन बढ़ता जा रहा था, वैसे जो आर्थिक स्थिति थी, मतलब जो भारत था वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा था। इन्होंने क्या करा, अपने भाषण में ब्रिटिश शासन की निंदा की, जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे, अलग अलग पूरे देश में जाकर कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करें, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, कांग्रेस का मानना यह था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। ये चाहते थे कि जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, उसको ये पता होना चाहिए कि भारतीयों की ज़रूरत क्या है। जब उसको ये चीज़ें पता चलेंगी उसके बाद वो उस पर एक्ट करेंगे। ठीक है, कांग्रेस ने इस तरीके का प्रयास करा। अब बात यहाँ आती है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने बोला था, ये भी आपको अभी पता चलेगा। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। मतलब जिस तरीके से कांग्रेस वर्क कर रही थी, पॉलिटिकली जो वो काम कर रही थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनको वो पसंद नहीं आ रहा था कि भाई ये तरीका हमें नहीं पसंद आ रहा। इनमें कौन कौन से लोग थे, जैसे कि बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। ये एक ऐसे नेता थे जो परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। इन्होंने मतलब जो निवेदन की राजनीति थी ये उसकी आलोचना करने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही थी कि वो एक तरीके से निवेदन करने लगी थी ब्रिटिश सरकार से, तो ये चीजें इनको पसंद नहीं आ रही थी। तो इन्होंने कहा कि भाई आलोचना, आत्मनिर्भर और रचनात्मक कामों के महत्व पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने कहा कि जो लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें अपनी ताकत पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम
उस ताकत के बल पर ही स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, ना कि हमें सरकार से एक तरीके से विनती करनी चाहिए। इनका ये था। तो इन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने स्वराज्य के लिए लड़ना चाहिए, हमारे अंदर इतनी ताकत है तो हमें उस ताकत पर भरोसा होना चाहिए। इनका ये नारा भी था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आप नारा भी आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में कि क्या नारा था और ये किसने दिया था। अब जैसे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये बाल गंगाधर तिलक की फोटो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल के विभाजन की बात हुई। इन्होंने जो वायसराय कर्जन थे, इन्होंने 1905 में कहा कि भाई बंगाल का विभाजन हो जाना चाहिए। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे कि बंटवारे की बात हुई तो लोगों के अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश फैल गया इसको बंटवारे को सुनकर। ठीक है, इसको किसी मतलब ये जो कर रहे थे ये किसके लिए कर रहे थे? अपने फायदे के लिए कर रहे थे, ना कि ये लोगों के लिए कर रहे थे। इनका फायदा क्या था कि जो अफसर और व्यापारियों के फायदे से ये था कि पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि जो बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाएगा, बंगाली जनता को बांट दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, बंगाल के ही लोगों का विभाजन किया। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा आक्रोश जो था वो एक तरीके से फैल गया। कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया, सबने एक तरीके से विरोध किया। इसके लिए जुलूस निकाले और जन प्रतिरोध के लिए अलग अलग रास्ते लोगों ने ढूंढे और जो कि क्या था, अलग अलग तरीके के आंदोलन करने लगे। इसमें आंदोलन में बंगाल में जो सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी वो जो सुनाई दी, जैसे कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में भी इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। जैसे भी बंगाल के विभाजन की बात सुनिए, अलग अलग लोगों में अलग अलग जगह पर बहुत सारे आंदोलन होने लगे। लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें सामने आ गई। अब स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही स्वदेशी आंदोलन, जो ब्रिटिश शासन ने जो अपनी चीजें लगाई हुई थी उनका तो विरोध किया, उनके वो अगेंस्ट हो गए। और जैसे कि स्वयं सहायता करना है, अपने उद्योग करने हैं, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी भाषा है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। ये क्या था, इन्होंने क्रांतिकारी हिंसा जो करी थी उसके भी ये समर्थक थे। अब आ जाती है बात 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में दूसरी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। मतलब अब तक तो ये सारी चीजें चलती हुई आ रही थी, स्टेप बाय स्टेप आपने समझ लिया। अब आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही थी। जैसे कि 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। इन्होंने सरकार से ये मांग करी थी कि जो परिषद है जो आपका है उसमें कुछ सीटें मुसलमानों की होनी चाहिए। अब वो मुसलमानों की सीट भी मुसलमान ही उस पर वोटिंग करेंगे और उसका चुनाव करके वहाँ उनका प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, एक तरीके से ये इनका तरीका था। अब अगर बात आ जाती है कि 1907 में कांग्रेस टूट गई थी। मध्य मार्गी बढ़धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। अब जो संगठन टूट गया था, मतलब एक तरीके से जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे थे, 1915 में क्या हुआ, दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। मतलब कुछ लोग तो ये थे कि भाई हमें एकदम हम अपने दम पर करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके बाद हम स्वतंत्रता अपनी हासिल कर लेंगे। कुछ लोग इस फेवर में थे कि नहीं भाई हम सरकार से एक तरीके से उसके सहयोग से उससे बातचीत करके इस मामले को हल करेंगे। तो ये दो तरीके के खेमे चल रहे थे, फिर दोनों अलग अलग चीज़ें चल रही थी। तो इन्होंने क्या हुआ, दोनों में समझौता हुआ लखनऊ में, जिसमें कांग्रेस हो गई और एक मुस्लिम लीग हो गया। इनके बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ और दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। और ये डिसीजन लिया गया कि भाई अब ये दोनों जितने भी हैं ये सब मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है जन राष्ट्रवाद का उदय। ये किस तरीके से हुआ, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। मतलब अभी जो ये चीजें थी ये धीरे धीरे करके आंदोलन में एक जन आंदोलन, मतलब कि बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो सारी ही आंदोलन में एक तरीके से हिस्सा लेने लगी। इसमें किसान हो गए, आदिवासी हो गए, विद्यार्थी हो गए, महिलाएं हो गई, हर कोई इसमें जुड़ने लगा। अब
इसमें क्या हुआ, 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ये एक ऐसा क्यों हुआ था, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ही ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में काफी इजाफा भी हुआ था। खर्चों के निकलने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफों कर बढ़ा दिया था, मतलब जो टैक्स था वो उसने और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। सैनिक जो थे उनके व्यय में भी इजाफा किया और कीमती चीज़ों में भारी उछाल आया। आम लोगों जो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, जो कि आम लोगों की जो ज़िंदगी थी ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई। जैसे कि जैसे जूट के बोरे हो गए, कपड़े हो गए, इन सब की इन्होंने मांग बढ़ा दी और देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी, मतलब जो दूसरे देशों से भारत में सामान आ रहा था उसमें कमी हो गई। तो इससे क्या हुआ, भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। जैसे कि उद्योगों का विस्तार हुआ तो ये और भी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करने लगे। अब युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्ति एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरीके से शोषण कर रही हैं, ठीक है, और ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, 1917 में रूस में एक क्रांति हुई, जिसके चलते ये पता चला कि किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगा था। इससे क्या हुआ, जो भारत में जो राष्ट्रवादी थी, राष्ट्र को लेकर जो आंदोलन हो रहे थे, उनको भी एक तरीके से नई प्रेरणा मिली कि हाँ भाई, जैसे होता है ना कि कोई काम कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी होप मिल जाए तो आपको और ज़्यादा आपका हिम्मत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। अब यहाँ पर बात आती है महात्मा गांधी की। यहाँ पर क्या होता है, अब महात्मा गांधी का आगमन होता है। इस इमेज में आप महात्मा गांधी को पहचान सकते हैं। महात्मा गांधी कौन है, नहीं पता चल रहा ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये वाले जो हैं ये महात्मा गांधी हैं, ठीक है। कौन है ये, महात्मा गांधी जी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी किस तरीके से इन सब में आए, कौन थे महात्मा गांधी, ये आप यहाँ पर आप जानेंगे। अब महात्मा गांधी जो थे वो एक जन नेता के रूप में सामने आए। ये 46 साल की उम्र में थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौटे थे। ये दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे, वहाँ पर जो नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। ये वहाँ पर ये इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी मान्यता थी। लोग इनका आदर करते थे, इनकी बात सुनते थे, मानते। ये होता है ना कि एक इमेज होती है किसी भी इंसान की, तो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी एक इमेज थी। लोग इनकी बात को मानते थे और इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्होंने हिंदू, मुसलमान, पारसी, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला था। मतलब ये इतना ज़्यादा इनका आउटिंग रहती थी कि ये इन तरीके के सभी लोगों से मिल चुके थे। अब इन्होंने क्या किया, जब ये भारत आए तो आने के बाद इन्होंने 1 साल तक पूरे भारत का दौरा किया। उनके हालातों को समझा, उनकी ज़रूरतों को समझा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब इनके बीच में ये किस किस से मिले, राजेंद्र प्रसाद से मिले, वल्लभ भाई पटेल से मिले, ये इनका परिचय हुआ। इन्होंने क्या करा, 1918 में अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। जो लोग हड़ताल कर रहे थे मिल के मजदूर, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। अब 1919 से लेके 1922 तक कौन कौन से आंदोलन हुए थे, कौन कौन से आंदोलन में किस किसने अपना एक अहम भूमिका निभाई थी, ये अब आप इस चैप्टर इस आगे कमिंग में पढ़ेंगे। जिसमें पहला आया था रॉलेट सत्याग्रह। ये क्या था, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किया गया रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। यह कानून क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। मतलब ये क्या कर रहे थे कि पुलिस के पास और भी ज़्यादा अधिकार चल जाएंगे। तो महात्मा गांधी हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए और बाकी जो और नेता थे, उनका मानना था कि ये जो लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता है उस पर आपको अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब जो लोगों की अपनी स्वतंत्रता है उसके ऊपर तो आप कम से कम अंकुश ना लगाएं। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया था कि वो इस कानून के विरोध करने के लिए अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचिका दिवस के रूप में मनाया जाए। मतलब जो 6 अप्रैल 1919 को था, उन्होंने इस दिन को इस तरीके से अपमान
सम्मान और याचिका दिवस के रूप में ये मनाया जाना चाहिए। इन्होंने हड़ताल करी, इन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन भी किया। ठीक है, जो रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, मतलब जितने भी शहर थे वहीं पर ये चीज़ हो रही थी। लेकिन 1919 में पूरे देश में अलग अलग जगह पर जुलूस निकलने लगे थे, हड़ताल होने लगी थी, मतलब और गवर्नमेंट ने भी क्या करा, इन्होंने जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको मतलब एक तरीके से उनके ऊपर अपनी दमनकारी नीति लगाने का फैसला किया कि भाई जो आंदोलन कर रहे हैं हम उन्हें कुचल देंगे। उसका ही एक नतीजा था 13 अप्रैल को, जो कि जलियांवाला बाग में हुआ था। जनरल डायर ने क्या किया था, वहां पर लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया था। अब वहां तो उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से बंद करके उन लोगों, निहत्थे लोगों पर उन्होंने फायरिंग करा दी थी, जिसमें सभी लोग मारे गए थे। वो इसी दमन का हिस्सा था। वो अपना मतलब वो कहते हैं ना कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई तुम ही नहीं हो कि अब इस तरीके से आपने सबको बुलाया और वहाँ पर लोगों पर गोलियां चलवा दी। अब इससे क्या हुआ, इससे जो लोगों के अंदर गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको जो उपाधि मिली हुई थी नाइटहुड की, उन्होंने वो उपाधि भी वापस कर दी। और इसके दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किए गए। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी यही चाहते थे कि भारत या यहाँ के रहने वाले सभी लोग जो कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो कि अन्य धर्मों के भी लोग हैं, ये सभी का देश है, ये किसी एक जने का नहीं है। तो हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, ये उनकी गहरी आकांक्षा थी यहाँ पर। कि मतलब ऐसे नहीं है कि हिंदू अलग चल रहे हैं, मुसलमान अलग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग मिलकर इस आंदोलन में सहायता करें, क्योंकि ये देश सभी का है, ये इनका मानना था। अब यहाँ पर एक और आंदोलन आ जाता है जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस तरह घटना पर भारत के लोगों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जितने भी भारतीय मुसलमान थे वो ये चाहते थे कि जो पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। मतलब खिलाफत आंदोलन के नेता जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, जो कि सभी के लिए हो, और इसमें गांधी जी ने उनका समर्थन भी किया था। इन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया था कि जो पंजाब में अत्याचार हुआ है, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ है, पंजाब में इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसके विरुद्ध मिल पर अभियान चले जाए और स्वराज्य की मांग करी जाए, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 1921 और 1922 में जो असहयोग आंदोलन था उसको और भी ज़्यादा गति मिल गई। मतलब लोग उससे जुड़ने लगे। जितने भी विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। इनमें कौन कौन से लोगों ने मेन भूमिका निभाई थी, मोतीलाल नेहरू, सियालदास, सी राजगोपालाचार्य, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत ही छोड़ दी थी। जिनको अंग्रेजों ने उपाधियां दी हुई थी अलग अलग तरीके की, उन्होंने वो उपाधि छोड़ दी थी। अंग्रेजी जितने भी कपड़े थे उनको उन्होंने जला दिया एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ही, तो इसके दौरान क्या हुआ था, जो विदेशी कपड़ों से जो आयात होता था भारत में, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगी और अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा दंगे एक तरीके से फैल गए। अब लोगों की पहलकदमी क्या थी इसमें, जब कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसा पूर्वक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी का आह्वान करने से अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह से रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। मतलब वो है ना कि एक ही जना कोई करता रहे तो बहुत सारे उसके अगेंस्ट भी चलने वाले होते हैं। भाई तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर क्यों चले, हम तो इधर चलेंगे या हम तो इधर जाएंगे, ऐसे भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आने लगे थे, जैसे कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया था। जो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में जो शराब की दुकानें थी उनकी घेराबंदी कर ली गई थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासियों और गरीब किसानों में बहुत सारे वन सत्याग्रह किए थे। इनके बाद जो चराई शुल्क अदा किए बिना अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे, वो लोग उनको क्या करना पड़ता था कि अगर अपने जानवरों को जंगल में उन्हें चराने जाना है उसके लिए भी उनको शुल्क देना पड़ता था। तो वो क्या किया, उन्होंने कोई शुल्क नहीं दिया और जंगल में अपने जानवरों का छोड़ दिया। वो इसलिए ये सब विरोध कर रहे थे कि औपनिवेशिक सरकार ने वन संस्थानों पर उनके अधिकारों को बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा एक लिमिट में उनके अधिकार हो गए थे। अब उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर को कम करा देंगे, वन कानूनों को खत्म करा देंगे। उनका क्या हो गया था कि जो
ये समझते थे कि जो गांधी राज है वो बहुत जल्दी स्थापित होने वाला है। किसानों ने स्वराज्य का ऐलान कर दिया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी जो गांधी राज है वो जल्दी ही स्थापित हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है सिंध की, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है। मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान की थी। अब पंजाब में जो सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया, जो असहयोग आंदोलन के काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। इसमें क्या हुआ, लोगों ने असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए जो चाय के बागान थे वो उसमें जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा होना चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। मतलब उनका ये था कि गांधी जी भी यही चाहते थे कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें करी जाएं। मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ जो अंग्रेज़ों के अंडर में काम कर रहे थे उन्होंने वो सारी चीज़ें भी वहाँ से छोड़ दी। अब जनता के महात्मा, इन्होंने क्या किया, जनता ने गांधी जी को अपना एक तरीके से मसीहा मान लिया। वो लोग ऐसा समझने लगे कि भाई ये जो बंदा आया है ना इस टाइम पे यही हमारा है, हमें इसी से उम्मीदें हैं। उनको ये लगता था कि जो गांधी जी हैं वो ज़मींदारों के खिलाफ जो उनका संघर्ष है उसमें भी वो मदद करेंगे। मजदूरों को ये यकीन था कि उनकी ज़मीन वो दिलवा देंगे। मतलब एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों को गैर कानूनी बेदखल से रुकवाने में सफलता पा ली थी। लेकिन उन्हें ये लगता था कि ये जो सफलता हमें मिली है किसकी वजह से मिली है, गांधी जी की वजह से मिली है। इन्होंने आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की थी जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने गांधी जी को एक तरीके से मसीहा अपना मान लिया था कि भाई अगर ये है तो भाई अब तो ये काम हो ही जाएगा, ये हमारी ज़मीन भी वापस दिलवा ही देंगे। अब 1922 से लेके 1929 तक की क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। महात्मा गांधी जो थे वो हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इनको लगता था कि मतलब शांति से ही सारा काम हो जाए। 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस हमले पर क्या करा, अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, तो वो 1922 में हुआ था। इन्होंने क्या किया था, एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी जिससे 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। किसानों ने ये सब इसलिए करा था क्योंकि वो बहुत शांति से एक जुलूस निकाल रहे थे और इन्होंने क्या किया था, जो शांति से लोग जा रहे थे उन पर गोलियां चला दी थी, तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे थे, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मतलब ये दो इनके सहयोगी थे, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्तरंजन दास की इमेज है। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली थी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कब शुरू किया गया था, 1930 में शुरू किया गया था, जो कि काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। यहाँ पर इन भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था, क्योंकि कोई कुछ और सोच रहा था, कोई कुछ सोच रहा था। अब इसमें क्या हुआ, क्रांतिकारी जो थे भगत सिंह ये काफ़ी इसमें सक्रिय रहे थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस यहाँ पर ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मतलब ये एक प्रस्ताव पारित किया गया, इस प्रस्ताव के बेस पर ही स्वतंत्रता दिवस इन्होंने 26 जनवरी 1930 को मना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ये इस इमेज में आप देख सकते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी। ये साइमन कमीशन क्या था, 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भेजा था। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। मतलब इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, मतलब एक आयोग बना दिया, उसमें सारे ब्रिटिश के लोग बैठे हुए हैं और वो किसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, भारत के लिए वो डिसीजन ले रहे हैं और भारत का ही कोई लोग उनमें है नहीं, तो वो तो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं है। तो भारत के लोगों ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया, इसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि आंदोलन किया। जब ये भारत आए ये सदस्य, तो इन्होंने वहीं पर उनके स्वागत में ये कहते हैं ना कि खड़े होते इतने सारे लोग, तो इन्होंने वहीं पर नारे लगाने शुरू कर दिए, साइमन वापस जाओ, इस तरीके का ये इन्होंने किया था।
अब यहाँ पर अगर हम भगत सिंह की बात करते हैं, भगत सिंह की इमेज है, बहरे कानूनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और ऐसे भी अन्य और सारे क्रांतिकारी थे जिनका ये मानना था कि मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया था? 1928 में फिरोज शाह कोटाला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, लाला लाजपत राय, इन पर क्या किया? इन पर लाठीचार्ज कर दी गई क्योंकि इन्होंने एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। इस लाठीचार्ज के बाद में लाजपत राय की तो मृत्यु हो गई थी और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद पर बम भी फेंक दिया था। और इन्होंने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरे लोगों को सुनाना है। ये उन्होंने किसके लिए कहा था? ये विदेशी सरकार के लिए उन्होंने कहा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, जिस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। ठीक है, अब दांडी मार्च की बात कर लेते हैं कि दांडी मार्च किस तरीके से हुआ था। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों की लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि जो नमक के लिए इन्होंने कानून निकाल दिया। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने जो नमक था उसके ऊपर भी कानून निकाल दिया था, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने ये कहा था कि ये 240 किलोमीटर की एक रास्ता था जिसको अनुयायी साबरमती से लेके दांडी तक इन्होंने पैदल करके वो पूरा किया था। इनका मानना था कि एक तरीके से ये आंदोलन इन्होंने किया था कि नमक एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है, भोजन का एक बहुत अच्छा एक बुनियादी हिस्सा होता है, तो इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये इन्होंने एक दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी जी ने। अब जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें भी बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया था आगे बढ़ के। अब इस आंदोलन में किसान हो गए, आदिवासी हो गए, महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। नमक के मुद्दे पर एक व्यवसायी संघ ने पर्चा प्रकाशित किया था। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के नर्मन दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हाँ, जो बहुत सारे हजारों आंदोलनकारी थे उनको जेल में डाल दिया गया। अब भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया। सरकार ने यह ऐलान किया था कि 1937 में विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। जैसे कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी उस टाइम तक, और जितने भी 11 उस टाइम पर जो राज्य थे उनमें से 7 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। शासन कितने टाइम तक चला कांग्रेस का? 2 साल तक चला, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अब हिटलर ने क्या किया? जो आलोचक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने को तैयार हो गए। जो कांग्रेस के नेता थे, जो सरकार बनी थी कांग्रेस ने, उसने ये कहा कि हाँ ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसके बदले में आपको भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने क्या किया? उसके विरोध में इस्तीफा दे दिया कि ठीक है, तुम हमारी बात नहीं माने तो हम तुम्हारी नहीं बात मानेंगे। ये वाली चीज़ हो गई। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं। ये समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा की गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का ये सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में ये बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया था इन्होंने, और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए थे। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए इन्होंने वहां पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था। ये इन्होंने एक अभियान चलाया था, वो उनका सफल नहीं हो पाया था। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ संघर्षों में हिस्सा लिया था। अब यहाँ पर बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्या हुआ। एक महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू किया जिसका नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने भारतीय जनता से कहा कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए, मतलब अंग्रेजों का विरोध करना है। ठीक है, इनको क्या, इस आंदोलन के चलते हुए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने गांधी जी और उनके साथ और भी जितने भी नेता थे उनको जेल में डाल दिया।
इसमें फिर किसान हो गए, युवा हो गए, ये बहुत बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और देश भर में संचार और राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में अलग अलग लोगों ने अपनी छोटी छोटी सरकार का गठन कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। दमन मतलब एक तरीके से आपको फोर्सफुली कोई चीज काम कराना। तो 1943 के अंत तक इन्होंने 90,000 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए। 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में इन्होंने हवाई जहाज के जरिए गोलियां बरसाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन फिर भी ये विद्रोह इस तरीके का हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि स्वतंत्रता की तरफ क्या हुआ। स्वतंत्रता और विभाजन जिस तरीके से हुआ यहाँ पर उसकी बात करी जा रही है। अब 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। ये किसने किया, ये मुस्लिम लीग जो अलग से बनी हुई थी उसने ये प्रस्ताव पारित किया कि हमारा मुसलमानों का एक अलग स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं पर भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों करी थी ये आप यहाँ पर समझेंगे। इसमें 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच जो तनाव हुए थे, ठीक है, उसकी ये बात हो रही है। यहाँ पर ये है जो कि बात चल रही है, गांधी जी हो गए यहाँ पर, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये सारी यहाँ पर इमेज दी हुई है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करी जा रही है कांग्रेस के बारे में। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे थे। चुनाव में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की इस बात को यकीन दिला दिया था कि यह मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी डर था कि मुसलमानों को कोई भी प्रतिनिधि नहीं मिल पाएगा अगर देश स्वतंत्र हो गया। तो इसलिए इन्होंने चाहा था कि जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और जिससे जो फैसला था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, कांग्रेस के साथ मिलकर कि भाई हम सरकार बनाए, लेकिन जो कांग्रेस थी उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करा। तो जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद करी थी। 40 के दशक तक आते आते क्या हुआ था, कांग्रेस ने ज़्यादातर नेता जेल में थे और जो इस समय जो मुस्लिम लीग थी उसने अपना प्रभाव फैलाने में बहुत तेजी से प्रयास करे थे। 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। यह वार्ता असफल रही थी क्योंकि लीग का कहना था कि भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ ही थे, मतलब वो लोग फोर्स कर रहे थे। तो और अंग्रेजों ने क्या किया था, विश्व जब खत्म हो गया था तो कांग्रेस और लीग को दोनों को बुलाया गया था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए बातचीत करनी है। अब 1946 में क्या हुआ, दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा तो रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग का भी बेजोड़ सफलता मिली। मतलब जब दोबारा चुनाव हुए तो जो मुसलमानों के लिए अलग से सीट करके अलग से उनको चुनाव करने थे, उन्होंने भी बहुत जोर तोरों से उसमें भाग लिया। अब लीग जो थी वो पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघीय भारत भेजा। इन्होंने एक तरीके के मीटिंग रही कि भारत अविभाजित रहे, इनका ये था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे और देश का जो विभाजन था वो अवश्यभावी था। मतलब कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला कर लिया था। इन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क गए बहुत ज़्यादा, जो कि कई दिन तक चलते रहे थे। इसमें हज़ारों लोग मारे गए और 1947 तक भी उत्तर भारत में विभिन्न हिस्सों में बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई। इसमें लाखों लोग मारे गए। महिलाओं को भी विभाजन की इस हिंसा में इतने ज़्यादा अत्याचार सहने पड़े जिसको मतलब कहा नहीं जा सकता। लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। मूल स्थानों से लोग रातों रात दूसरी जगह चले गए, वहाँ पर उन्होंने नई चीज़ों से शुरुआत करी।
विभाजन का यह नतीजा हुआ कि भारत की जो शक्ल सूरत थी वही बदल गई, शहरों का माहौल बदल गया, एक नया देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। मतलब अगर आप किसी को स्वतंत्र तो वो खुशी वो मना ही नहीं पाए, क्योंकि जो उसका जो आनंद था, जो विभाजन एक तरीके से हो गया, तो विभाजन की वजह से जो उनकी खुशी थी वो हट गई और जितनी हिंसा हुई, लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें ये इस तरीके से सामने आई। तो अब आप देख ही गए कि कैसे ये पूरा चैप्टर हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है, कैसे भारत आज़ाद हुआ, कैसे विभाजन हुआ, कौन कौन से आंदोलन सामने आए, ये सब कुछ आपने कर लिया। इससे बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं, आपने नोट भी कर लिए होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मिलते हैं मंडे से, आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो वो आप ज़रूर देखें। थैंक यू।